वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 219 है। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 219 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1850, 1860, 1900 या 1866? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1866। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई और वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो 160 है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो इलाहाबाद, और जो खंड पीठ है वो कहाँ पर है? लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, पहले 60 वर्ष थी, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, 15वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा स्टेट के हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के जिस जनपद में निवास करती है वो है ललितपुर। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा ये जनजाति यानी एसटी, सबसे ज़्यादा जो एसटी पॉपुलेशन है यूपी में, वो ज़िला है सोनभद्र। तो इसका आंसर है ललितपुर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में निवास करती है और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी वाला जो जिला है बागपत है, और सर्वाधिक कौन सा है? सोनभद्र। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। गुड़ी पड़वा त्यौहार भारत के किन राज्यों में मनाया जाता है? इनमें से कर्नाटक, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं, पंजाब में नहीं। तो उत्तराखंड से कितना एलिमिनेट होता? 2 2 जहाँ है वहाँ हटा दीजिए। इसका आंसर है 1 3 5। तो गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्र के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसमें गुड़ यानी मीठा और नीम यानी कड़वा परोसा जाता है, जिसे दक्षिण में बेबू बेला कहा जाता है, और यह जीवन में आने वाले सुख और दुख का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश, पहले तो यही प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, सारस क्रेन। इसका वैज्ञानिक नाम आपने को बताना है। सारस का वैज्ञानिक नाम क्या है? सारस का वैज्ञानिक नाम है ग्रस एंटीगोन, यानी ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम है ग्रस एंटीगोन, और यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध है और IUCN की रेड लिस्ट में सुवेद है, यानी वुल्नरेबल है। और यह मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, और आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। और यह विश्व का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है सारस। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? वेम्बनाड झील है केरल में, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील को वेम्बनाड कयाल, वेम्बनाड कोल, पुन्नामदा झील और कोच्चि झील के नाम से भी जाना जाता है, और यह पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। और पहला कौन सा? वेम्बनाड झील केरल की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यह है द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल में, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी गुजरात के लवण क्षेत्र,
लवण कच्छ क्षेत्र में या वेस्टर्न घाट में? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है यहाँ पर वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में। डी है इसका आंसर। देखिए, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आकार में बड़ा प्रवासी पक्षी है जो उष्णकटिबंधीय जंगलों में ऊंचे लंबे पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। भारत में हॉर्नबिल की कितनी प्रजातियां हैं? 9 प्रजातियां, जिनमें से 4 पश्चिमी घाटों में पाई जाती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं 4 जो वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं? द इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। एक और है नारकोंडम हॉर्नबिल जो केवल अंडमान सागर में नारकोंडम द्वीप पर पाया जाता है और यह भारत में पाया जाने वाला एक अन्य हॉर्नबिल है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? भारत में लगभग 80% कोयले का भंडार विटुमिनस प्रकार का है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी की घाटियों में 97% से अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए, भारत में 80% कोयले का जो भंडार है वो विटुमिनस प्रकार का, यही एंथ्रेसाइट होता तो गलत हो जाता, करेक्ट है। और भारत में सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है, ये भी सही है। दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी की घाटियों में 97% से अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो सी भी सही है, डी भी सही है, उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है आंसर। देखिए, भारत में लगभग 80% कोयले का भंडार बिटुमिनस प्रकार का है और नॉन कोकिंग ग्रेड का है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी की घाटियों में 97% से अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। ये झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित है और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, तो कितने स्टेटमेंट है यहाँ पर? 3 स्टेटमेंट है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इसे किसे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। इससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था, यानी स्टैच्यूटरी बॉडी था। और 102वां संविधान संशोधन के बाद यह बन गया संवैधानिक निकाय, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल करेक्ट है, पहला दूसरा सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसे सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। और इससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था, स्टैच्यूटरी बॉडी था, और वर्तमान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास, अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ महाराष्ट्र में। देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास यानी एफ इंडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण हाल ही में महाराष्ट्र में संपन्न हुआ और यह अभ्यास 16 से 29 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था। अफ्रीका महाद्वीप के कुल 25 देशों के 124 प्रतिभागियों के साथ सिख, मराठा और महार रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया इसमें। और रणनीतिक रूप से भारत अफ्रीका आर्मी चीफ कॉन्क्लेव भी पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार खुशहाली के पैमाने पर शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ये तो पता ही होगा आपको, फिनलैंड है, कई वर्षों से है और सबसे दुखी
अफगानिस्तान। देखिए, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार फिनलैंड लगातार छठी बार शीर्ष स्थान पर है, और इस रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करता देश है। भारत की स्थिति देखें तो 136 देशों की सूची में भारत भी खराब स्थिति पर ही है, 125वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। आपको इनमें से उन दो डेट्स या तिथियों की पहचान करनी है जब भारत को और वैश्विक स्तर को टीबी का उन्मूलन करना है। भारत को टीबी का उन्मूलन करना है और वैश्विक स्तर पर टीबी का उन्मूलन करना है। तो उन दो सन को पहचानिए, उन दो वर्षों को पहचानिए, कब तक। देखिए, भारत को टीबी का उन्मूलन करना है वर्ष 2025 तक, और वैश्विक स्तर पर टीबी का उन्मूलन किया जाएगा 2030 तक। तो बी है इसका आंसर। देखिए, विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है और भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाना है या टीबी मुक्त बनाना है, और इसके उन्मूलन के लिए वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 तक किया गया है। वर्ष 1882 में इसी दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग के कारक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की घोषणा की थी। और थीम भी याद रखिएगा, 2023 की जो थीम है वो है हाँ हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं, यानी यस वी कैन एंड टीबी। 12वां प्रश्न है 15वें वित्त आयोग से संबंधित दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। वित्त आयोग ने विद्युत क्षेत्र सुधारों में राज्य के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अतिरिक्त अनुदान देने की सिफारिश की है। कौन सा इसमें करेक्ट है? देखिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह राशि वितरण पूल के 42% के समान स्तर पर है, जैसा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित है। वित्त आयोग ने बिजली क्षेत्र सुधारों में राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अतिरिक्त अनुदान देने की सिफारिश की है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। 13वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य में चमड़ा उद्योग के लिए कौन कौन से केंद्र प्रसिद्ध हैं? चमड़े के लिए क्या है बताइए? आगरा, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मिर्ज़ापुर, कानपुर। चमड़े के लिए है कानपुर और आगरा, ऑप्शन नंबर बी। दिया सलाई भी पूछा जाता है, दिया सलाई के लिए क्या है? बरेली। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर और आगरा शहर प्रसिद्ध हैं, और राज्य में दिया सलाई उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो है बरेली। कागज बनाने की सर्वाधिक मिलें भी याद रखिए, मुजफ्फरनगर में है। और सिगरेट उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ? सहारनपुर और गाजियाबाद में। लकड़ी के खिलौने कहाँ पर? लखनऊ में और वाराणसी में। और खेल का सामान कहाँ पर? मेरठ और आगरा में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आरओ में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। गोल्ड रिवर के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? गोल्ड रिवर के नाम से प्रसिद्ध है सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सी है इसका आंसर। देखिए, सुबनसिरी या गोल्ड रिवर ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। स्लिनैक्स नौसैनिक समुद्री अभ्यास निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? कौन से दो देश शामिल हैं इसमें? स्लिनैक्स में भारत सिंगापुर, भारत श्रीलंका, भारत इजराइल, भारत रूस। श्रीलंका। स्लिनैक्स क्या है इसमें? इसमें है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाओं ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीलैक्स 23 के 10वें संस्करण में भाग लिया, जो 3 अप्रैल से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में आयोजित हुआ। श्रीलैक्स 23 या श्रीलैक्स 2023 का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर सक्रियता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना व सर्वोत्तम तरीकों का आदान प्रदान करना है। भारत और श्रीलंका के बीच अन्य सैन्य अभ्यास की बात करें तो वो है मित्र शक्ति। नंबर 16 पर आ जाइए। हाल ही में साइंटिफिक डेटा पत्रिका के प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है?
सबसे ज़्यादा निकाला है यूएसए और दूसरे स्थान पर है चाइना और भारत है 5वें स्थान पर। तो इसका आंसर है डी। देखिए, हाल ही में साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत को 5वां स्थान प्राप्त किया हुआ है या दिया गया है, और तापमान में 0.28 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के कारण अपने कुल उत्सर्जन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। चीन जो है दूसरे स्थान पर है, रूस तीसरे स्थान पर है, भारत है 5वें स्थान पर। सागरीय लवणता को नियंत्रित करना है तो कौन कौन से कारक हैं इनमें से जो सागरीय लवणता को नियंत्रित कर सकते हैं? देखिए, सागर में जो लवणता होती है, यदि उसमें नदियों का जल जाकर मिलेगा तो बिल्कुल लवणता नियंत्रित होगी। वर्षा का जल उसमें जाकर मिलेगा तो लवणता नियंत्रित होगी। सागरीय गतियाँ सागरीय लवणता को नियंत्रित करती हैं। वाष्पीकरण सागरीय लवणता को नियंत्रित करता है। वायु दाब तथा वायु राशियाँ, ये सभी सागरीय लवणता को नियंत्रित करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस में है, यूपीएससी सिविल सेवा में, तो इनका अधिकतर डी ही सही हो जाता है, मतलब उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति, नदी के जल का आगमन, वायु दाब तथा वायु दिशा, सागरीय गतियाँ। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय, किस महासागरीय धारा को कुरील ठंडी धारा भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है, कौन सी ठंडी है इसमें? ओया शिवो धारा को कुरील ठंडी धारा भी कहा जाता है, ए है इसका आंसर। देखिए, ओया शिवो महासागरीय धारा को कुरील ठंडी धारा कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर की धारा है, पैसिफिक ओशियन की। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, भक्ति तथा धार्मिक आंदोलन का दक्षिण में सूत्रपात किस भारतीय दार्शनिक के उदय के साथ माना जाता है? रामानुज, शंकराचार्य, रामानंद, तुलसीदास। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। देखिए, भक्ति तथा धार्मिक आंदोलनों का दक्षिण में सूत्रपात 8वीं सदी के महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। और भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य रामानुज थे, जिन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। याद रखिए दोनों को। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? यमुना, घाघरा, चंबल। यमुना तो होती है, चंबल भी होती है, घाघरा भी होती है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? सारी की सारी होती हैं, तो इसलिए आंसर लगाएंगे डी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बहने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, वेतवा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, सागर शारदा नदी, गोमती नदी। ठीक है, यूपी में गोमल ताल से निकलती है। लखनऊ है इस नदी के किनारे, जौनपुर है। केन उत्तर प्रदेश में बहती है, गंडक उत्तर प्रदेश में बहती है, कोसी उत्तर प्रदेश में बहती है। ये सारी की सारी नदियाँ उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं। तो जीएस के ये 20 मिश्रित प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ की। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।